रूस यूक्रेन विवाद के क्या कारण है? यूक्रेन पर हमले की बात न दोहराने वाले पुतिन ने आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन पर हमला किया और दो प्रांत लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र राज्य भी घोषित कर दिया। अब ये देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले दोनों देशों की पृष्ठभूमि समझते हैं। यह है रसिया, रसिया के इधर यूक्रेन, यूक्रेन के नीचे क्रीमिया, ये क्रीमिया यूक्रेन, ये रसिया, इधर है बेलारूस। अब क्या हुआ, 1991 में यूएसएसआर के विघटन से रसिया, यूक्रेन, बेलारूस समेत बहुत सारे देश उत्पन्न हुए, नए देशों का निर्माण हुआ। यूएसएसआर क्या है? द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसके विघटन से 1991 में रसिया, यूक्रेन और बेलारूस जैसे अनेक देश अस्तित्व में आए। यूक्रेन के इधर यूरोप है। हम कह सकते हैं यूक्रेन यूरोप और एशिया के बीच एक बफर स्टेट का काम कर रहा है। इसके नीचे यहाँ रोमानिया है, या हंगरी है, स्लोवाकिया है, ये यूरोपीय देश हैं, पोलैंड, और ये है बेलारूस, इसकी राजधानी है मिन्स्क। दोनों संप्रभु राष्ट्र हैं, अपने अपने हित हैं। अब क्या होता है, 2008 में आर्थिक मंदी आती है। युद्ध का कारण समझने के लिए पहले 2008 में चलना पड़ेगा। या विक्टर यानुकोविच की सरकार होती है यूक्रेन में, विक्टर यानुकोविच, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट होते हैं 2008 में। आर्थिक मंदी आती है, यूक्रेन की मुद्रा हर बानिया बुरी तरह से गिर जाती है। अब या तो यूक्रेन के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो रसिया से मदद मांगे या यूरोपीय संघ से मदद मांगे, ईयू से। और जनता रूस का विरोध करती है और इधर ईयू का समर्थन करती है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने सोचा क्यों ना मदद इधर से मांगी जाए, ईयू से, यूरोपीय संघ से। मदद यूरोपीय संघ से मांगते हैं, लेकिन 2013 में अकस्मात विक्टर यानुकोविच पलट जाते हैं और इधर न आकर रसिया की तरफ चले जाते हैं। रसिया की तरफ चले जाते हैं, जो यूक्रेन की जनता होती है विद्रोह कर देती है। विद्रोह से डरकर विक्टर यानुकोविच रसिया भाग जाते हैं। उनके पास वोलोमिडर जेलेंस्की, जो विपक्ष के नेता थे, वो प्रेसिडेंट बनते हैं और उनकी सरकार बनती है। और यहाँ यूक्रेन में दो स्टेट हैं, एक का नाम है लुहांस्क और दूसरे का नाम है डोनेट्स्क। इन दोनों प्रांतों में रूसी भाषी लोग या रूसी जनजाति के लोग रहते हैं जो रूसी समर्थित हैं। वो ये सोचते हैं हम यूक्रेन की अपेक्षा अगर रूस का हिस्सा होते तो बहुत जल्दी हमारा विकास होता। अब 2013 में वोलोमिडर जेलेंस्की की सरकार बनती है, ये रूसी विरोधी है। अब क्या होता है, इनकी रूस समर्थित सरकार गिर जाती है तो रूस क्या करता है, यूक्रेन पर हमला कर देता है और हमला करता है क्रीमिया पर। यूक्रेन की सेना पीछे हट जाती है, रूस क्रीमिया पर अधिकार कर देता है। अधिकार करने के बाद ये दो प्रांत के लोग हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये भी अपनी आवाज उठाते हैं, ये भी विरोध करते हैं। लेकिन उस टाइम रसिया मना कर देता है कि नहीं, तुम यूक्रेन के हिस्से हो, यूक्रेन में रहो। कुछ समय बाद 2014 में क्रीमिया पर हमला होता है
और क्रीमिया पर रसिया का अधिकार हो जाता है। 2014 में ही अप्रैल मई 2014 में दोनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में शांति समझौता होता है और मिन्स्क फर्स्ट समझौता होता है। अप्रैल में होता है, लेकिन मई 2014 में ही लुहांस्क और डोनेट्स्क जो रूसी समर्थित लोग हैं ये द्वारा विद्रोह करते हैं और जितने सरकारी भवन होते हैं, सरकारी ऑफिस होती है, उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद ये अपने अलग स्वतंत्रता का ऐलान करते हैं और जनमत संग्रह कराते हैं। लेकिन रसिया जो व्लादिमीर पुतिन है इस बात को मना कर देते हैं कि लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों यूक्रेन के अंग हैं, वो स्वतंत्र नहीं है और वो वहीं रहे। फिर एकदम क्या हुआ, 2022 आते आते कि युद्ध जैसी स्थिति बन गई। अब फिर उसके बाद 2015 में इनकी अलगाववादियों का विद्रोह रोकने के लिए और रसिया अपनी सेना भेज देता है। वो ये कहता है कि हम अब शांति स्थापित करना चाहते हैं, शांति के लिए अपनी सेना इन दोनों प्रांतों में भेज रहे हैं। और तीनों के बीच, यूक्रेन, रसिया और अलगाववादियों के बीच मिन्स्क सेकंड समझौता होता है और ये दो राष्ट्र फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के कारण मिन्स्क सेकंड समझौता होता है। तीन पार्टी होती हैं, एक रसिया, यूक्रेन और जो अलगाववादी है लुहांस्क और डोनेट्स्क। शांति मिन्स्क सेकंड समझौते के बाद दोनों राष्ट्रों में शांति कायम रहती है। फिर एकदम क्या होता है, 24 फरवरी को पुतिन का बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं ये जो यूक्रेन पर हम हमला कर रहे हैं, ये यूक्रेन पर हमला नहीं, हम अपनी आत्मरक्षा में कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें तीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति हैं, और एक इधर अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, जो बाइडेन उसके राष्ट्रपति हैं। इन दोनों देशों में दुनिया में अपने वर्चस्व की जंग है, कौन पावरफुल है, और इन वर्चस्व के बीच में बेचारा यूक्रेन फंस गया। अब क्या होता है, 2 हफ्ते पहले एक हमारा भारत का पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान। पाकिस्तान है इमरान खान 2 हफ्ते पहले रसिया की यात्रा पर गए हैं और ये जहां जाते हैं वहीं जहां शांति होती है और शांति खत्म कर देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या बोला है कि रसिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। तो युद्ध होने लगा, दोनों देशों में भयंकर तबाही हुई और इस युद्ध के परिणाम ये हुए। अब यूक्रेन सोच रहा था अगर युद्ध होगा तो अमेरिका उसे बचा ले। अभी हाल ही में यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, रसिया ने इसका मना किया, लेकिन वो फिर भी बनना चाहता था। और अमेरिका ने भी, यूक्रेन को लगा जब युद्ध होगा तो इधर यूरोपीय संघ या अमेरिका मेरा साथ देंगे, लेकिन अमेरिका ने साथ देने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम डायरेक्ट रूस से युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जो नाटो की सेना है रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड जैसे देशों में तैनात की है, यूक्रेन के पड़ोसी देशों में। अब यूक्रेन अलग थलग पड़ गया, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, जान माल की हानि हुई दोनों देशों की। अब इसके बाद इन देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, आर्थिक प्रतिबंध। G7 देशों ने क्रीमिया युद्ध के बाद, क्रीमिया युद्ध से पहले G8 था, क्रीमिया युद्ध के बाद रूस को बाहर निकाल दिया गया, अब रह गया है G7। G7 ने रूस पर प्रतिबंध लगाया डॉलर, यूरो और येन। इन 3 मुद्राओं में रूस कहीं भी विश्व में कोई भी व्यापार नहीं कर सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन ने रूस की बहुत सारी संपत्ति फ्रीज कर दी, उसके अरबपतियों को रूस में आने पर रोक लगा दी।
अब एक देश था जर्मनी। जर्मनी में नॉर्ड स्ट्रीम सेकेंड पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, जो रसिया और जर्मनी के बीच बिछाई जा रही थी, उस पर भी रोक लगा दी। इससे रसिया को अरबों का घाटा हो गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कभी डोनास और लोहांस को स्वतंत्र घोषित करना नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने इन दोनों की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और इसके बाद एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, सेना की वर्दी पहने हुए अपने देश की तरफ से लड़ रहे हैं। दोनों देशों का नुकसान होगा, बगल वाले यूरोपीय देश हैं इनका भी नुकसान होगा। रेडिएशन तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अभी युद्ध जारी है और दोनों तरफ से बहुत जान माल की हानि हुई है। अब देखते हैं आगे